तो मोदी जी ने टुच्चे आदमी से टुच्ची सलाह लेकर टुच्चई जो की, उसका जो जवाब है बंगाल की औरतों ने दिया है। नरेंद्र मोदी जो है एक भेड़िए की तरह जो है गुर्रा तो रहे थे, लेकिन दरअसल बाद में वो जो है लोमड़ी की तरह दुम दबाकर बंगाल से भाग लिए। ये हार जो है हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की है, हिंदुस्तान की सीबीआई की है, हिंदुस्तान की ईडी की है, हिंदुस्तान की एनआईए की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जो आज तक है, जो जी टीवी है, जो रिपब्लिक भारत है। मोदी जी को अगर किसी तरह का पश्चाताप करना है, दीदी ओ दीदी कहने का, तो आज उन्हें अपने मुंडन करा लेना चाहिए, दाढ़ी मुड़वा लेनी चाहिए, मूंछ मुड़वा लेनी चाहिए, सर गंजा करवा लेना चाहिए। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र कुमार जी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। रविंद्र जी, आज जो रिजल्ट आए हैं पश्चिम बंगाल के, उस पर आपका क्या कहना है? एक तरफा बीजेपी को जो मात दी है ममता बनर्जी ने, और 200 प्लस का आंकड़ा जो छुपा है, और वो जो सारे दावे जो मोदी मीडिया से लेकर और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, जेपी नड्डा हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, वो कह रहे थे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, 2 मई दीदी गई। तो ये क्या खेला हो गया? खेला तो नहीं हुआ, क्योंकि खेला होने की बात तो जो है ममता बनर्जी कह रही थी कि खेला हो, और ममता बनर्जी ने खेला किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और जितने भी भाजपा के चंगू बंगू हैं, वो लगातार जो है बंगाल पे धावा बोलकर ये कह रहे थे कि हम जो है बंगाल को जीत लेंगे, और मोदी जी बार बार कहते थे 2 मई दीदी। लेकिन हुआ यह है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी की हार है। मोदी जी की कतई हार नहीं है। ये हार जो है हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की है, हिंदुस्तान की सीबीआई की है, हिंदुस्तान की ईडी की है, हिंदुस्तान की एनआईए की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जो आज तक है, जो जी टीवी है, जो रिपब्लिक भारत है, ये और बाकी टाइम्स नाउ और दूसरे चैनल जो है, उन सब की हार है। आपने देखा होगा कि जब से वहां पर चुनाव प्रचार शुरू हुआ, इन सबके स्टूडियो में इनके जो एंकर थे, चाहे वो रोहित सरदाना हो जो अब नहीं रहे, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे रिपब्लिक भारत के जो है अर्णव गोस्वामी हो, कहते थे कि ये पार्टी जीत गई है और चुनाव बेईमानी है और ममता बनर्जी हार गई है, उसकी जमानत जब्त हो गई है, ममता बनर्जी हताश है, निराश है, ममता बनर्जी को लोग समर्थन नहीं कर रहे। तो अब आप देखिए कि चुनाव का जो अब फैसले आ रहे हैं, अभी फाइनल नहीं आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सीटें जो है हर हाल में 205 से ज्यादा रहने वाली है। और ऐसी हालत में जो है आपको और पूरे लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि नरेंद्र मोदी जो बार बार चुनाव में जाकर कहते थे 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जो है एक भेड़िए की तरह जो है गुर्रा तो रहे थे, लेकिन दरअसल बाद में वो जो है लोमड़ी की तरह दुम दबाकर बंगाल से भाग लिए। मोदी जी ने 8 मार्च 2021 को पहली रैली बंगाल के चुनाव के लिए की थी, और आप देखिए कि तब से अब तक मोदी जी 81 रैलियां वहां कर चुके हैं। अमित शाह ने तकरीबन जो है पूरे बंगाल में 76 रोड शो किए, रैलियां की, वहां डेरा जमाने के हर जो चीफ मिनिस्टर है उसने वहां पर बंगाल में चुनाव प्रचार किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाकर जो है बंगाल में डेरा जमाया और हर जगह। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि मोदी जी बार बार जब भी चुनाव रैलियों में कहते थे कि दीदी, तो ये एक बंगाल में औरतों को छेड़ने का जो छिछोरे लोग होते हैं, और मोदी जी को मुझे नहीं पता किसने ये सलाह दी कि आप ममता बनर्जी जो कि एक प्रतिष्ठित नेता है, जो कि पीएचडी स्कॉलर है, जो कि लोकसभा में रह चुकी हैं, रेल मंत्री रह चुकी हैं, जो कि बंगाल से 10 साल जो है मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है छिछोरेपन से छेड़ने की किस आदमी ने सलाह दी? मैं समझता हूँ कि सलाह हर हाल में कैलाश विजयवर्गीय ने दी होगी, क्योंकि वही जो है ऐसी नीच हरकतों पे हमेशा उतरे रहते हैं। तो मोदी जी ने टुच्चे आदमी से टुच्ची सलाह लेकर टुच्चई जो की, उसका जो जवाब है बंगाल की औरतों ने दिया है। बंगाल की औरतों ने माना कि मोदी जैसा आदमी अगर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ऐसी नीच हरकत कर सकता है, तो जब भाजपा की सरकार बंगाल में आ जाएगी तो ये तो हमारा जीना हराम कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी बार वहां गए, वहां एक ही संकेत किया कि उत्तर प्रदेश में औरतों के साथ जिस तरह अलीगढ़ में और दूसरी जगह बलात्कार हुए हैं, हाथरस में बलात्कार हुआ, उनको जला दिया गया, वो सारे मैसेज गए और लोग जो है योगी की
शक्ल देखते ही समझ जाते थे कि अब बंगाल में भी औरतों के साथ ऐसा ही युग आने वाला है। इसी तरह आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश से गए, वो किस तरह विधायकों को खरीदते हैं, किस तरह की नीच हरकत करते हैं। तो बंगाल को एक मैसेज जो है, मैंने जो जितने लोगों से बात की वो यही निकला कि एक ही मैसेज उनको मिला कि भारतीय जनता पार्टी वाले हद दर्जे के नीच आदमी है, धूर्त आदमी है, और अगर ये सरकार में आ गए तो ये धूर्तता और नीचता फैलाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी 200 प्लस जो है सीटें आई हैं, ये गलत है। ममता बनर्जी 10 साल जो है 294 सीटों पर चुनाव हो रहा था, 2 सीटों पर जो है बाई इलेक्शन की वजह से काउंटरमेंट हो गया है, तो 292 सीटों के नतीजे आ रहे हैं और मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी जो है 292 सीटों पर जीती है। आप कहेंगे कैसे जीती? तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई नेता था ही नहीं, दिलीप घोष के अलावा उनके पास कोई नेता ही नहीं था, सारे नेता तो उन्होंने टीएमसी से लिए। अब टीएमसी के जो लोग हैं वही अब जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो एक तरह से उनका जो ओरिजिन है, उनका बाप, उनकी माई जो है वो टीएमसी है, तो वो टीएमसी के बच्चे हैं, टीएमसी की गोद में खेले बड़े हैं। और आप इसलिए समझ लीजिए कि टीएमसी जो है 292 सीटों पर जीती है। और इस तरह से ममता बनर्जी ने पहली बार जो है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इतिहास रचा है कि जिस दल की सरकार होगी उसके लोग तो उसके हैं ही, जो विपक्षी दल है वो भी उसी के भेजे हुए लोग हैं। और एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी का ये बताता है कि ये कितनी दरिद्र पार्टी है, ये अपने उम्मीदवार तक पैदा नहीं कर सकती। अब 2014 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुल 107 जो एमपी थे लोकसभा के, वो कांग्रेस और दूसरे दलों के गए हुए थे। आज भी जो है बीजेपी जो है, अगर पूरी पार्टी में जो लोग दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं, अगर वो निकल जाए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनेगी जिसके बाद जो है मूर्ख नेताओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि बीजेपी में आज भी एक ही संघर्ष चलता है कि जब पद बंटना है तो किसको दिया जाए, वो जो आरएसएस जिसकी अनुशंसा करे। अगर किसी आदमी को गवर्नर बनना है किसी राज्य का, उपराज्यपाल बनना है तो कौन बनेगा? जो आरएसएस का आदमी होगा। कोई मंत्री पद मिलना है तो किससे मिलेगा? जो आरएसएस का आदमी होगा। और वो सारे लोगों को अगर आप देखें जो पदों पर बैठे हैं, तो आपको मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के हर पद पर बैठा हुआ राज्यपाल मूर्ख आदमी है। और इसीलिए मोदी जनता पार्टी में एक इसलिए नेता है कि मूर्खों का नेता कौन होगा? जो महामूर्ख होगा। गुंडों का नेता कौन होगा? जो महागुंडा होगा। दलालों का नेता कौन होगा? जो महादलाल होगा। भ्रष्टाचारियों का नेता कौन होगा? जो महाभ्रष्ट होगा। और अनपढ़ों का नेता कौन होगा? जो महाअनपढ़ होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हर दुर्गुण की पराकाष्ठा है। और बंगाल के लोगों ने, बंगाल के बारे में कहा जाता है जो बंगाल आज सोचता है वो हिंदुस्तान बाद में सोचता है। तो बंगाल के लोगों ने सबसे पहले इन धूर्तों को पहचाना और बंगाल की जनता ने एकजुट होकर, यानी इनके पैसे के दम की जितनी बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ रुपए जो है बंगाल के चुनाव में खर्च किए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख जो है केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं उनको भेजकर वहां चुनाव को रिग करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को, ईडी को और एनआईए को दिन रात लगाया रखा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते थे, आप देखेंगे वही चुनाव आयोग करता था। और वो चुनाव आयोग इतना भ्रष्ट और इतना नीच है कि मेरे को बड़ा दुख होता है कि जिस आदमी ने बंगाल के चुनाव की घोषणा की, वो जो है चुनाव में 13 अप्रैल को रिटायर होता है और वो उसे गोवा का उपराज्यपाल बनाया दिया था। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि बड़ी शर्म की बात है कि देश को एक कलंक से बचाने का काम जो है बंगाल के लोगों ने किया है। बंगाल के लोगों ने एक दिशा दी है। और मैं पहले भी आपको कहता था कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी नेता होकर उभरेंगी। आज वो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है। और आज उन्होंने जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है, उसको जो है एक तरह से कहेंगे कि कीचड़ में उसका मुंह जो है पूरी तरह से, जहां कमल खिलाने की बात होती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी का मुंह जो है कीचड़ से पूरी तरह से सान के रख दिया है। तो ऐसे समय में मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ममता बनर्जी देश की राजनीति को दिशा देंगी मजबूती के साथ। एक अकेली औरत ने जिसके साथ जो है पूरा का पूरा प्रशासन खिलाफ था, पीछे पूरा मीडिया पड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ जो है सारे धन कुबेर थे, जिसके खिलाफ जो है हिंदुस्तान की हर संवैधानिक संस्था थी। मैं आपको कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी ममता बनर्जी के खिलाफ थी, हाई कोर्ट भी ममता बनर्जी के खिलाफ थी और सारी कोर्टें भी ममता बनर्जी के खिलाफ थी, तब भी वो औरत जीती है। तो मुझे बार बार एक याद आता है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कहा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण तो रथ में था, रावण के पास तो हर तरह मायावी चीज थी, उसके पास इतनी सेना थी, इतने अस्त्र थे, लेकिन राम और लक्ष्मण जो थे वो बिल्कुल विरत थे, वो पैदल 2 भाई थे जो लड़ रहे थे। और ममता बनर्जी की छवि जो है आज के समय में मैं कहूंगा विरत ममता बनर्जी वाली है। और उसने एक रावण रथी यानी मोदी रूपी रावण को जो हराया है, उससे आप समझिए कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली है। हिंदुस्तान के जो लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो मूल चरित्र है
वो जो है समभाव वाला है, सबको साथ रखने वाला है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला है, किसी की से घृणा करने वाला नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम जिसे हम कहते हैं जिस भूमि को, उसमें जो है नफरत के जितने कांटे इन्होंने बोने की कोशिश की, वो कांटे ये नहीं बो पाए। और यही मैं कहूंगा कि ये ममता बनर्जी की सफलता है। और ये चुनाव जो है ममता बनर्जी ने अकेले नहीं लड़ा, पूरे बंगाल के लोगों ने दिन रात लगकर लड़ा है। उनको धमकाया गया, उनको डराया गया। आप देखेंगे किस तरह जो है 4 लोगों को जो है छाती पर गोली मार दी गई, उसके बावजूद भी जो है बंगाल के लोग डरे नहीं। अब बंगाल के लोग डरे नहीं, उसका नतीजा है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी हालत जो है विकलांग की तरह हो गई है, एक लोथड़े की तरह हो गई है। और वो जो है सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई भी आज के समय में कहूंगा कि मोदी जी को अगर किसी तरह का पश्चाताप करना है, दीदी ओ दीदी कहने का, तो आज उन्हें अपने मुंडन करा लेना चाहिए, दाढ़ी मुड़वा लेनी चाहिए, मूंछ मुड़वा लेनी चाहिए, सर गंजा करवा लेना चाहिए। और ये मान लेना चाहिए कि अकेली औरत ने पापी को सजा दी है, मैं पापी हूं। और मोदी अगर इसका प्रायश्चित करते हैं तभी देश के लोग मानेंगे कि मोदी के अंदर कोई इंसानियत जिंदा है। वरना अगर कल मोदी फिर इसी दाढ़ी के साथ, इसी मूंछ के साथ, इन्हीं बालों के साथ नजर आते हैं, तो मैं कहूंगा इस पापी ने कोई सबक नहीं सीखा है और यह आदमी आगे भी पाप करता रहेगा। यही मेरा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं, बीजेपी की सीटें फिर भी तो बहुत सारी बढ़ी हैं, ऐसे में वो एक मजबूत विपक्ष तो बन के उभरा ही है ना वहां पे। मैंने आपको उसका जवाब पहले दे दिया। बीजेपी की सीटें बढ़िया, लेकिन वो है तो टीएमसी के लोग। आप समझते हैं शुभेंदु अधिकारी की हिम्मत है कि अगर वो विपक्ष का नेता बन जाए तो विधानसभा में ममता बनर्जी की आंख से आंख मिला सकता है? आज समझते हैं कि बाकी दूसरे लोग जो है, जो कि टीएमसी से गए हैं, टीएमसी की गोद में खेल के गए हैं, वो भ्रष्ट लोग जिन को सीबीआई को बंद करना चाहिए था, सीबीआई के डर से जिन्होंने अपना पाला बदला है, क्या आप समझते हो ममता बनर्जी से आंख से आंख मिलाकर सामना कर पाएंगे? मुझे लगता है वो जो है बुर्का पहनकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो बुर्के से बड़ी नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये सारे नेता जो है वहां के विधानसभा में जब जाएंगे तो आप देखेंगे बुर्का पहने मिलेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है ममता बनर्जी जैसी शेरनी से आंख मिला सके। ये जो है मिमियाते रहेंगे वहां पर, हो सकता है घुसे भी ना। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 3 से पहुंच गए हैं, 3 से पहुंच गए, अगर चूहे अगर जो है 3 से अगर 3000 भी हो जाए, 3 लाख भी हो जाए, तो वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। ममता बनर्जी शेरनी है और इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि तीसरी बार जीतकर हर तरह की विपरीत धारा के खिलाफ लड़कर उससे बता दिया है कि मेरे पाले में जो लोग हैं, अगर तुम हमारे जो है छोटे छोटे चूहों को चुरा कर ले जाओगे तो वो चूहे शेर नहीं बनेंगे, रहेंगे चूहे ही, और हमेशा वो नफरत की आंधी फैलाते रहेंगे, बंगाल का भला नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने इस पूरी जीत पर, जो ममता बनर्जी ने वहां पर जीत हासिल किया, उस पर अपनी बात रखी और वो सारी चीजें गिनाई जो बीजेपी ने और उसके साथ सीबीआई, ईडी, एनआईए और उसके बाद चुनाव आयोग ने जो किया है उस सब के बारे में बताया। जनता की राय इस पर जानते हैं कि उनका क्या कहना है और फिर आपसे अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।